नमस्कार, सात रंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज विश्व रंगमंच दिवस है और देश के जो सियासी रंगमंच की जो हालत है वो पूरी दुनिया देख रही है। किस तरह से विपक्ष की एकता का सवाल उठ रहा है और किस तरह से राहुल गांधी को लेकर जो एक्शन लिया गया है उसको केंद्र में रख करके विपक्षी पार्टियां एक होने की एक बार फिर से कोशिश कर रही हैं। क्या आने वाले वक्त में क्या कोई विकल्प खड़ा हो सकता है? क्या 2024 में जो मोदी के आगे जो सबसे बड़ी जो चुनौती के रूप में इस समय राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, उनकी क्या स्थिति होगी? इन तमाम सवालों बात कर रहे हैं देश के जाने माने लेखक, उपन्यासकार और प्रगतिशील लेखक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष विभूति नारायण राय से। विभूति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद। ऐसे वक्त में 2024 का जो सियासी गुणा भाग अंक गणित है वो आपको कैसे बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, अभी जो घटनाएं घट रही हैं, मुझे लगता है कि वो भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो जो दल इस समय सत्ता में है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वो एक अच्छी मेजोरिटी से आया, जनता के द्वारा चुन के आया। कोई ऐसा नहीं है कि किसी तरह से फौज के बल पर या कोई जबरदस्ती उसने सत्ता हासिल की हो। लेकिन दुर्भाग्य से समय समय पर ऐसी घटनाएं घटती रही हैं, जिनसे लगता है कि इसका लोकतंत्र में कोई बहुत विश्वास नहीं है। लोकतंत्र में तो विपक्ष के लिए भी स्पेस होता है, लोकतंत्र में असहमति की भी जगह होती है, लोकतंत्र में आप सबको साथ लेने की कोशिश करते हैं। आप एक छोटी सी चीज देख लेना, इस जब से ये पिछले कई वर्षों से लोकसभा में उपसभापति का पद ही खाली पड़ा हुआ है। इस पे सुप्रीम कोर्ट को भी लोगों ने जा करके एजिटेट किया है और भी बात करते रहे। नेता विपक्षी दल, बावजूद इसके ये कह सकते हैं आप टेक्निकली, कांग्रेस जो नंबर 2 पार्टी थी, उसकी संख्या इतनी नहीं थी कि जो एक टेक्निकल बाधा थी कि कम से कम इतने सदस्य होने चाहिए, पूरी नहीं कर रही थी। लेकिन सबसे बड़ा दल था। कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आप एक नेता विपक्षी दल बना दें, विपक्ष चुनेगा। जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका वो नेता विपक्षी दल का चुनाव करेगा। तो लेकिन ये आप लोकसभा में जिस तरह बहसें हो रही हैं, आप देखिए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राहुल गांधी ने 1.5 घंटे का भाषण दिया। उस भाषण में बड़े स्पेसिफिक आरोप लगाया। ये भी नहीं था कि कोई वेग किस्म के आरोप थे, कोई अमूर्त आरोप लग रहे थे, एब्स्ट्रैक्ट आरोप लग रहे थे। एक खास उद्योगपति के साथ प्रधानमंत्री जी के क्या रिश्ते हैं, उन्होंने 5, 6, 7 घटनाओं का उल्लेख किया और कहा साहब इसके बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दीजिए। तो जब प्रधानमंत्री जी अभिभाषण का जवाब देने खड़े हुए, तो उन्होंने उसका जिक्र ही नहीं किया, उन आरोपों के बारे में तो बात ही नहीं की। और बाद में पता चला कि लोकसभा के प्रोसीडिंग से बहुत सारे वक्तव्य के बहुत सारे अंश निकाल दिए गए। तो ये लोकतंत्र के लिए थोड़ा सा इसको लेके चिंता हो रही है। सही है, चलिए 75 सालों में हमारी बहुत सारी संस्थाएं मजबूत हो गई हैं। एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, थोड़ा बहुत प्रेस का भी एक हिस्सा आजाद है। लिबरल यूनिवर्सिटीज में बहुत पतन के बाद भी अभी भी कुछ ना कुछ बचा हुआ है। तो ये कुल मिला करके एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जो अभी, जिसमें राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई करना जिसका कल्मिनेशन रहा। तो ये थोड़ा संकट लग रहा है। लेकिन फिर मुझे लगता है कि शायद ये आपदा में अवसर, अगर मोदी जी का ही मुहावरा लिया जाए, तो आपदा में अवसर भी हो सकता है। क्योंकि सारे विपक्षी दल इस समय, सबको लग रहा है कि सबका एक के बाद एक सब पर हमला होगा, सभी नष्ट किए जाएंगे। तो वो धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे हैं। ये लगभग वही स्थिति है जो एक जमाने में कांग्रेस का जो अधिनायकवाद था, टोटलिटेरियनिज्म जो था मिसेज इंदिरा गांधी का, उसके खिलाफ डॉक्टर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद की बात की थी। तो अब शायद ये वक्त आ गया जब गैर भाजपावाद की बात की जाए और भाजपा के खिलाफ जितने दल है सब एक हो जाए। क्योंकि देखिए, सही बात तो ये है कि अब सैद्धांतिक रूप से कोई बहुत बड़े गैप्स नहीं रह गए। सीपीएम और कांग्रेस एक साथ मिलकर के त्रिपुरा में चुनाव लड़ चुके हैं, बंगाल में चुनाव लड़ चुके हैं। केरल में नहीं लड़ रहे, क्योंकि केरल में तो एक दूसरे से ही लड़ते हैं। तो लेकिन सारे जिस तरह से जब ये गैर कांग्रेसवाद आया 67 के आसपास, तो आप देखिए जनसंघ को एक खास तरह की सामाजिक स्वीकृति या सम्मान उसने दिलाया। सीपीआई और सीपीएम ने उन सरकारों में हिस्सा लिया जिसमें जनसंघ भी हिस्सेदार थी, चुनावों में साथ साथ लड़े।
तो कुल मिलाकर के अभी भी ये स्थिति है, जब बहुत वैचारिक या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के जो मतभेद का जो क्षेत्र था वो सिकुड़ा है। तो हो सकता है 2024 में, और इस बात के आसार नजर आ रहे हैं कि ये सारे दल इकट्ठे हों और भाजपा का मुकाबला करें, गैर भाजपावाद की बात करें। तो कुल मिलाकर के एक मुझे तो स्थिति थोड़ा फ्लूइड सी लग रही है। जी, जी। विपक्षी एकता की कोशिशें आज से तो हो नहीं रही हैं। विपक्षी एकता की कोशिशें पिछले 3 दशकों से तो चल रही हैं कम से कम। चाहे वो कांग्रेस के खिलाफ रही हो, चाहे वो भाजपा के खिलाफ रही हो। फिर फ्रंट्स भी कई बने, यूपीए बना या फिर यूनाइटेड फ्रंट बना, बहुत सारे फ्रंट्स बने। बावजूद इसके वो सारे प्रयोग कभी लॉन्ग टर्म नहीं चले, सफल नहीं। तो क्या अभी जो मोदी के खिलाफ जो एक मोर्चा बनने की तैयारी हो रही है, उसमें जिस तरह से जो क्षेत्रीय दल और बाकी जो रीजनल पार्टीज साथ आने की तैयारी में लगे हैं, उसका भी कोई लॉन्ग टर्म आपको भविष्य लगता है क्या? देखिए, आपने सही शंका आपके मन में आई। किसी भी ऐसे व्यक्ति की जो भारतीय राजनीति पर जिसकी गहरी नजर हो, उसके मन में यही शंकाएं आएंगी। लेकिन अब इन शंकाओं को लेकर क्या किया जाए? जी, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं, सीबीआई का डर है, डीआरआई का डर है, ईडी का डर है, बहुत सारे डर हैं, बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन ये सारे हैं। तो ये सब तो रहेंगे ही। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि शायद जो स्थिति अब आ गई है, उसमें सारे दलों को एक तरह से मजबूर करके इकट्ठा करने का काम सत्ता पार्टी कर रही है। ये एक विश्वास सबके मन में बैठ रहा है कि अगर वो मिल के नहीं लड़ेंगे तो नष्ट होंगे। और ये मैं ये दावा नहीं करता कि एक बार ये एक हो जाएंगे और चुनाव लड़ लेंगे तो फिर ये हमेशा एक रहेंगे, ऐसा नहीं है। एक हुँ, बहुभाषी समाज है, एक बहुस्तरीय समाज है, जिसे आप कहते हैं इतनी डाइवर्सिटी हिंदुस्तान के समाज में है, तो वही हमारी राजनीतिक पार्टियों में भी दिखाई देती है। तो लेकिन कुछ दिनों के लिए और एक बड़े खतरे के सामने मुझे लगता है कि ये मिल करके खड़े होंगे, ऐसे ऐसे इंडिकेशंस मिल रहे हैं। जी। ऐसे समय में हमेशा से ये एक सवाल ये भी उठता रहा है कि जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फोर्सेस रही, बेशक वो अब हाशिए पर है या बहुत अ, मजबूत स्थिति में नहीं है। बावजूद इसके हर बार ये होता है कि भाई चलिए लेफ्ट यूनिटी की भी बात होती है, जो कमोबेश है भी। और मजबूरी ऐसी है कि इस वक़्त अगर आप एक नहीं होंगे, एक स्वर में नहीं बोलेंगे, तो जो सत्ता का जो चरित्र है, चाहे वो कोई भी सत्ता हो, वो ऐसी ही रहेगी। तो ऐसे वक़्त में एक बार फिर क्या लेखकों, संस्कृति कर्मियों और साहित्यकारों को फिर से एक मजबूत आवाज़ के तौर पर अपनी भूमिका निभानी चाहिए, या फिर कांग्रेस के साथ ऐसे वक़्त में खड़े होने की ज़रूरत है क्या? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि लेफ्ट ने अपने को बहुत कमजोर कर लिया। मैं जानबूझ के ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेफ्ट ने कमजोर कर लिया, किसी किन्हीं बाहरी शक्तियों ने या किसी दूसरे ध्रुवीकरण ने नहीं किया। हमने लगातार गलतियां की। बंगाल की सरकार जिस तरह से चली, जिस तरह त्रिपुरा की सरकार चली, वो जैसे ही एक बार गिरे तो बहुत सारे, तो जिसे आपके फॉल्ट लाइन्स दिखाई देने लगी। तो वो तो अब फिर जो पूरा एक दुनिया का परिदृश्य है, जो भारत की ग्राउंड रियलिटीज है, उनको समझने में हमेशा गलतियां करते रहे। वर्ण को हमने कभी उतनी तवज्जो नहीं दी जिसका वो हकदार था। ये सोचते थे कि वर्ग खत्म हो जाएंगे तो वर्ण भी खत्म हो जाएंगे। तो वो तो भारतीय रियलिटी को ना समझने का परिणाम था। बहरहाल अब तो वो इतने कमजोर हो गए हैं कि आपने सही कहा कि अगर वो मिल के नहीं लड़ेंगे तो वैसे ही नष्ट हो रहे हैं, पूरी तरह नस्तनाबूद हो जाएंगे। बिहार में अभी एक अच्छा प्रयोग हुआ था। आप देखिए, बिहार के पिछले चुनाव में तीनों कम्युनिस्ट पार्टियां मिलकर लड़ी थी और पहले के मुकाबले बेहतर उन्होंने परिणाम हासिल किए थे। तो ये तो करना ही पड़ेगा। प्लस जो ब्रॉड एक जिसे कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग और समझौते, वो करने पड़ेंगे, मोर्चे बनाने पड़ेंगे, जिसमें कांग्रेस तो देखिए, ये एक यथार्थ है, जमीनी यथार्थ है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह कांग्रेस मौजूद है। और बावजूद इसके सारी गिरावट के, सारे बिखराव के, सारे भ्रमों के, कांग्रेस अभी भी बीजेपी का एक राष्ट्रीय विकल्प है।
तो जी, जाहिर है कि जो लेफ्ट जो महागठबंधन करेगा उसमें कांग्रेस तो मुख्य दल के तौर पे होगी ही। और रही बात जो संस्कृत कर्मियों की आपने बात की, लेखकों की, रंगकर्मियों की, कलाकारों की, संगीत से जुड़े लोगों की, ये सब ज्यादातर लेफ्टिस्ट होते हैं, ज्यादातर लेफ्ट से प्रभावित होते हैं। जो आप संस्कृत कर्मी है, आमतौर से आप उसे पाएंगे कि वो लेफ्ट से ही प्रभावित होता है। तो ये सारे लोग भी कहीं ना कहीं इनकी भी भूमिका है। और ये जनता को जो एक जिसे आप कह सकते हैं नव फासीवाद है, जो एक धार्मिक उन्माद इस देश में पैदा किया जा रहा है, उन सब के खिलाफ सचेत करने का और उन सब के खिलाफ एक जिसे आप मजबूती से खड़े होने के लिए जनता को ये प्रेरित कर सकते हैं जो हमारे संस्कृत कर्मी हैं। अब ये भी बटे हुए हैं, आप जानते हैं कि लेखकों के कई संगठन हैं, रंगकर्मियों के कई संगठन हैं, संस्कृत कर्मियों के अलग अलग ग्रुप हैं। लेकिन कुल मिला करके अब ये सबकी समझ में आ रहा है कि हमें मिल करके बातें करनी होंगी। अगर हम बटे रहेंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे। तो ये दिखाई दे रहा है। अभी हाल में मैंने देखा कि कई लेखक संगठनों ने मिल करके आयोजन किए, सबकी भागीदारी रही, सब अपनी बात कहते हैं, लेकिन उस बात में कहीं ना कहीं एक मोटा जिसे आप कह सकते हैं कि एक सहमति होती है कि हम धार्मिक कट्टरता के खिलाफ, नव फासीवाद के खिलाफ, साम्राज्यवाद के खिलाफ हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे। तो ये सब कुल मिला करके एक ऐसा माहौल बन सकता है जो जिसे आप प्रतिरोध की संस्कृति जिससे विकसित होगी, और जो सत्ता पार्टी है उसको 2024 में कोई चुनौती मिलेगी। जी। क्योंकि ऐसा 2019 में भी ऐसा देखने को मिला था और कोशिश हुई थी, बावजूद इसके वो और बड़ी ताकत के रूप में उभर कर के आए। और तो क्या 2024 में जिस वो आत्मविश्वास से वो कहते हैं कि आने वाले कई सालों तक उन्हीं का राज बना रहेगा, और जो उनकी जो एक इलेक्टोरल स्ट्रेटजी होती है या जोड़-तोड़ होता है या फिर के सत्ता का जो अपना एक खेल होता है, उसमें वो हमेशा बाजी मारते हैं। तो क्या ऐसी स्थिति से मुकाबला करने के लिए कोई एक ऐसा रास्ता कांग्रेस या बाकी और पार्टियों के साथ मिलकर के ऐसा बनाया जा सकता है? क्योंकि ये पूरा तंत्र जो है इस वक़्त उनके हाथ में है और बहुत मज़बूती के साथ उनके हाथ। देखिए, आपने सही कहा था। में उनके पास कैडर बहुत बड़ा है। आरएसएस पूरे देश में इस समय मौजूद है। और आप नॉर्थ ईस्ट में भी गांव-गांव तक, अभी मैं कहीं पढ़ रहा था, उनका ये लक्ष्य है कि 2025 तक भारत के हर गांव में पहुंच जाए। सचमुच वो उनका अभूतपूर्व विस्तार हुआ, खासतौर से पिछले 7-8 वर्षों में। और जो आरएसएस का कैडर है वही बीजेपी का कैडर है। उसके मुकाबले कांग्रेस तो हमेशा से मास बेस्ड पार्टी रही, कभी कैडर बेस्ड पार्टी रही नहीं। दूसरे भी जो क्षेत्रीय दल है वो जातियों पर आधारित हैं, परिवारों पर केंद्रित हैं। और कम्युनिस्ट पार्टियों के पास कैडर होता था, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टियों की हालत आप देख ही रहे हैं, कोई बहुत उत्साहजनक नहीं है। लेकिन ये सब मिला करके भी अगर मुद्दों पर ये कहीं इकट्ठे हों, ये सारे के सारे अभी ऊपर से बटे हुए दिखने वाले दल और संस्कृत कर्मी अगर मुद्दों पर इकट्ठे हों, जैसे एक धार्मिक उन्माद है, उसको एक बड़ा मुद्दा बना करके और उसके खिलाफ संगठित हो, तो मुझे लगता है कि कैडर की जो कमी है वो इस तरह से पूरी की जा सकती है। लेकिन बहरहाल आपने सही कहा कि वो स्ट्रेटजी तो उन्हीं के पास है। आप देखिए, वो 24/7 चुनाव लड़ते रहते हैं। प्रधानमंत्री जी अगर किसी सुदूर इलाके में किसी पुल का भी उद्घाटन करने जाते हैं तो लगता है किसी चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। वो तो लगातार उनका गियर अप रहता है मामला। उसके मुकाबले जो उनकी जो मुखालिफ शक्तियां हैं, वो उतनी सक्रिय सचेत नहीं दिखती। बहरहाल अब कर्नाटका सामने है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कर्नाटका में अगर बीजेपी की सरकार गिरी, और जिसकी काफी संभावनाएं नजर आ रही हैं, तो एक हुँ, नई आशा और एक नया प्राण मिलेगा। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद विभूति जी, इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। हम फिर आपसे बात करेंगे अलग-अलग मुद्दों पर। फिलहाल शुक्रिया। धन्यवाद।